सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रेखाएं और कोण वाले कॉन्सेप्ट में से कोण के बारे में, क्योंकि रेखाएं यानी कि लाइंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखेंगे कोण क्या होता है यानी कि एंगल्स के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग कोण के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं वो सारा आप लोग को यहाँ कंटेंट में दिख रहा होगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग देखे क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग 4 कॉन्सेप्ट के बारे में देखे थे, जिसमें सबसे पहला था रेखा यानी कि लाइंस, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, किरण यानी कि रे, उसके बाद से कोण यानी कि एंगल। इन चारों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोग देखे थे प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर आया था तिर्यकछेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल, फिर था समांतर रेखाओं में तिर्यकछेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस। और जैसे ही हम लोग समांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि समांतर रेखाओं में तिर्यकछेदी रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद उसमें 4 कोण आया था। उन चारों कोण के बारे में क्या क्या हम लोग देखे थे। सबसे पहला था संगत कोण यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर था एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद था एकांतर बाह्य कोण, इसका मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और सबसे लास्ट में हम लोग देखे थे तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के 2 अंतःकोण, वो दोनों संपूरक होते हैं। और उसी में मैं आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग संपूरक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, पूरक और संपूरक कोण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, आई होप कि आप लोग पिछला लेक्चर नंबर 12 ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, जितना भी यहाँ पे आप लोग को कंटेंट दिख रहा है, कोण के प्रकार, कोण क्या होता है, पूरक और संपूरक, उसके बाद से आसन्न कोण आएगा, शीर्षाभिमुख, रैखिक, इन हर एक कॉन्सेप्ट में लगभग पिछले कॉन्सेप्ट का जो भी हम लोग देखे थे कुछ ना कुछ लिंक जरूर इसमें बैठेगा। तो मेरी आप लोगों से सलाह रहेगी कि अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 12 रेखाओं के बारे में आप लोग नहीं देखे हैं, वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का नहीं क्लियर है, तो सबसे पहले आप जाइए और उस लेक्चर को एक बार अटेंड करिए। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट करिए, तो ही जाके मजा आने वाला है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ छूटेगा नहीं। कोण के बारे में जितना आप लोग सुने होंगे, कोण क्या होता है, कोण के प्रकार क्या होता है, समकोण, समकोण होता है, ऋजु कोण होता है, संपूर्ण कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि लगभग 5-6 हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से आप लोग को ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल के बारे में, फिर रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर, और लास्टली हम लोग देख लेंगे शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग को एक एक करके देखना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कोण क्या होता है, और जो भी बच्चे इसका पिछला वीडियो देख चुके हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कोण क्या होता है, क्योंकि उस लेक्चर के स्टार्ट में हम लोग 4 कॉन्सेप्ट के बारे में देखे थे, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण। वहीं पे आप लोगों को मैं बताया था कोण क्या होता है। एक बार मैं उस पॉइंट को रिवाइज करता हूं, और मैं फिर से ये मान के चल रहा हूं कि रेखा, रेखाखंड और किरण, इन 3 चीज के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। थोड़ा सा एक रिवाइज के लिए मैं बताता हूं। रेखा का मतलब एक ऐसी सीधी आकृति जिसे दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाया जा सके, अनलिमिटेड बढ़ाया जा सके, यानी कि एक सीधी रेखा जिसमें दोनों तरफ तीर हो उसे रेखा बोलते हैं। अगर तीर नहीं है, दोनों तरफ अगर अंत बिंदु है, उसे रेखाखंड बोलते हैं। अगर एक तरफ अंत बिंदु है और दूसरी तरफ अनलिमिटेड बढ़ सके, यानी कि दूसरी ओर अगर तीर है, एरो है, इसे हम लोग किरण यानी कि रे बोलते हैं। और जैसे ही 2 किरण आपस में चिपक जाए, जैसे एक ये किरण और एक ये किरण, अगर ऐसा बन जाए कि एक ये भी किरण है, एक ये किरण है, यहाँ पे दोनों का अंत बिंदु है, इधर भी तीर है और इधर भी तीर है, तो यहीं पे क्या बनता है, कोण बनता है। इसी को बोलते हैं कोण। देख लेते हैं एक बार कोण क्या होता है। तो कोण का मतलब कि किरण के बारे में आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, जब 2 किरण आपस में मिलती हैं इस प्रकार से कि दोनों का पूंछ एक के पास टच हो, तीर दोनों बाहर की तरफ रहेगा और दोनों का पूंछ एक जगह टच रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। ऐसा ही होता है कोण। आई बात समझ में? तो कोण के बारे में ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं, यहाँ भी मैं आप लोग को रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कोण के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं, जिसको मैं यहाँ से हटा दूं, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, यहीं से हम लोग का आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। कोण के प्रकार, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, काइंड्स ऑफ एंगल्स। अब एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। लगभग 7 प्रकार का होगा यहाँ पे हम लोग का कोण, इतना का हम लोग का जरूरत है। यहाँ पे 7 कोण को मैं एक एक करके समझाते चल रहा हूँ। सबसे पहला स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि 0 से हम ऊपर बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला कोण आता है 0 डिग्री। अच्छा, एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ। पहले कोण का नाम क्या होगा, शून्य कोण।
इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, जीरो एंगल, जीरो एंगल। क्लियर है। अब शून्य कोण का मतलब नाम से पता चल रहा है एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो, एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो, वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल। अच्छा, अगर इसका हमको बनाना हो डायग्राम कि 0 डिग्री दिखाते किस तरीके से है, शून्य कोण बनता किस तरीके से है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करिए, एक किरण ये रहा, क्लियर, यहाँ पे इसका अंत बिंदु है, यहाँ पे इसका एरो है। हम लोग अभी देखे क्या है कि कोण कैसे बनता है, दो किरण होगा, दोनों किरण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगे, यहाँ पे जो गैप होता है यही कोण बनाता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को गैप चाहिए ही नहीं, 0 डिग्री का गैप चाहिए, तो एक किरण ये है, इसी के ऊपर एक और किरण बना लीजिए, दो किरण बन गया, नाम इसका क्या हो जाएगा, यहाँ O कर लीजिए, यहाँ A, और यहीं पे आप B कर लीजिए, तो कोण AOB, ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो क्या दोनों किरणों के बीच, दोनों रे के बीच क्या थोड़ा भी गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और अगर थोड़ा भी गैप ना दिखे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री यानी कि शून्य कोण। क्लियर है। चलिए अगला जो हम लोग का है दूसरा नंबर, वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर। अच्छा, अब ये क्या होता है, तो 0 डिग्री शून्य कोण का मतलब वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब न्यून यानी कि कम, किससे कम, 90 से कम, यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम, यानी कि 0 और 90 के बीच के सारे कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। आई बात समझ में, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला वैल्यू। ध्यान देना है, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। जब भी मैथ की दुनिया में हमेशा ये काम नहीं करने, मतलब ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, हमेशा इस पे कॉन्सेप्ट का आप लोग को यूज नहीं करना है। तत्काल याद रखिएगा कि जब भी कोई इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कुछ कहीं से स्टार्ट हो रहा है कहीं तक जा रहा है, और अगर इन दोनों के किनारे पर ये वाला कोष्टक लगा है, इसका मतलब कि किनारे किनारे वाला शामिल नहीं है। और अगर ये बड़ा वाला कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब कि किनारे किनारे वाला भी शामिल है। किनारे किनारे वाला शामिल होने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाए, और छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद अगर हम इसको पढ़ेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री, इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर और 90 तक, लेकिन 0 और 90 इसमें शामिल नहीं है। अगर ऐसा कोष्टक है तो अगर गलती से हम ये वाला कोष्टक लगा दिए, अगर गलती से हम ये वाला कोष्टक लगा दिए, इसका मतलब कि 0 से लेकर 90 तक है, 90 भी शामिल है, लेकिन 90 यहां शामिल होता नहीं है। न्यून कोण में 0 से लेकर 90 के बीच वाले कोण को बोलते हैं न्यून कोण, और 0 से लेकर 90 वाले के बीच के कोण के लिए हम क्या दिखाएंगे, ये छोटा ब्रैकेट है यहाँ पे, यानी कि 0 और 90 के बीच के जितने भी कोण हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ये 11 का कॉन्सेप्ट है, 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स करके आता है, हिंदी में उसको समुच्चय बोलते हैं, वहीं पे आप लोगों को समझने को मिलेगा। उसका नाम होता है इंटरवल करके एक टॉपिक है। अगर अगले क्लास में जो भी बच्चे इस समय अगर 10th में है, 11th में जाएंगे तो उनको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। मैं अपने भी चैनल पे क्लास 11th का पहला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग का कवर, पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए मैं आप लोग को ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं करूँगा नहीं, ज़्यादा आप लोग को मैं सलाह भी नहीं दूंगा उसके बारे में। फिलहाल जो चल रहा है वो चले, आगे जैसे जैसे क्लास आता जाएगा आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यहाँ बस सब बताने का ये मतलब था कि न्यून कोण का मान होता है 0 से 90 के बीच वाला, यानी कि 0 हो जाएगा शून्य कोण, और 90 का भी अलग नाम होता है, समकोण होता है, जो अभी हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। यानी कि न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 0 से और 90 के बीच का कोण। आई बात समझ में। अच्छा, अब ये होता कितने का है, एक चीज ये करने से पहले मैं एक आइडिया आप लोग को देता हूं। देखिए ध्यान से, ये मालूम है सबको, निर्देशांक ज्यामिति जो भी बच्चे पढ़े उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा वो समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर आपके सामने कोई अक्ष है, कोई निर्देशांक ज्यामिति है, हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, इस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है जो भी वैल्यू स्टार्ट होता है, यानी कि इस किनारे पे होता है 0 डिग्री, ऊपर होता है 90 डिग्री, इधर 90 के ठीक सामने हम लोग का होता है यहाँ पे 0 के ठीक सामने होता है 180, यानी कि 90 90 जोड़ते जाना है, 0 और 90 मिलकर 90, 90 और 180, 90 और 90 मिलकर 180, 180 और 90 मिलकर क्या होगा, 270, 270 ही होगा, बहुत बढ़िया। और 270 और 90 मिलकर क्या होगा, 360, यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि ये जो वैल्यू हम लोग का होगा वो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। यानी कि जब भी हमारा वैल्यू 0 से 90 के बीच में पड़ेगा, इसका मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा होगा।
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल देखिए ध्यान से, यानी कि जब भी हम बात करेंगे न्यून कोण का, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि बाबू आप लोग यहाँ पे जाके कंपटीशन का एग्जाम आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो तो आपका एक टारगेट है ही, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट है कि जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक पूरा अंदर तक उसको हम लोग डिस्कस कर लें, उसमें कुछ भी बचे नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैं जिस हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ, ये क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th हर जगह काम आने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग को 11th का जब हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे, 11th का जब आप लोग मैथ पढ़ेंगे, वहां भी आप लोग का ये काफी हद तक काम आएगा। उसमें जो थर्ड चैप्टर क्लास 11th के मैथ का जो तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो त्रिकोणमितीय फलन करके एक चैप्टर आता है हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे ये कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से समझ रहे हैं कि यहाँ पे तो अपना काम बनेगा ही, लेकिन आगे का हम लोग का बेस भी मजबूत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर यहाँ पे आप लोग को क्लास अटेंड करना है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर आप लोग को लेक्चर देखना है। थोड़ा सा अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ तो पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, मैं यहाँ हमेशा बोलता हूँ कि 1% भी मैं अपने तरफ से ये कोशिश नहीं करता हूँ, यानी कि हमारे तरफ से पूरा ये अपनी तरफ से कोशिश होता है कि आपके पास 1% भी डाउट ना बचे। बाई चांस अगर 1% डाउट बच भी जाता है, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज व्हाट्सएप, थ्रू व्हाट्सएप, एंड सेकंड इज थ्रू कमेंट, यानी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू यानी या फिर कमेंट के थ्रू आप लोग हमसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप लोग पूरा अटेंटिव होकर डिस्कशन देखिए किस तरीके से हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक स्टेप में कुछ आगे बढ़ जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आता है आपके, अगर क्लास के एबव ऊपर का है तो छोड़ दीजिए बिना किसी टेंशन का। फिर एक बार समझेंगे, फिर एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार में 2 बार में समझ में आएगा, 2 बार में 3 बार में समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप हमसे एक बार बता दीजिए कि सर या आप लोग मतलब जो भी क्वेश्चन आप बताए हैं वो समझ में आया नहीं है, हम लोग अगले लेक्चर में फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे तरफ से पूरा आप लोग के पास आप लोग को लिबर्टी है कि अगर थोड़ा भी डाउट रह रहा है, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट रह गया कि भैया जिम्मेदारी हमारी होगी, ये बात मैं पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपके पास 1% भी डाउट आपके दिमाग में रह जाता है, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो मैं 1% भी अपनी तरफ से ऐसा नहीं करूंगा कि आपको डाउट हो, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो जाता है तो उसका व्यवस्था आप लोग के पास अच्छी तरीके से है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। कोण अगर इस पोजीशन पे बन रहा है, मान 0 होता है। कोण अगर यहाँ से इतना चौड़ा यानी कि खड़ा में बन गया 90 डिग्री होता है, पूरा सीधा हो गया 180 बनता है, इस तरीके से हो गया। बाहर से 270 बनेगा, पूरा अगर एक चक्कर मार लिया 0 से 0 पर ही तो 360 डिग्री का बनता है। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ लगाना है। हम लोग का न्यून कोण क्या था? 0 से 90 के बीच। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम लोग का 0 है, यहाँ हम लोग का 90 है। 0 और 90 के बीच में कोण हमारा कुछ यहाँ पे पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम इसका डायग्राम यानी कि अगर इसका हम कोण बनाना चाहें तो कोण हमारा कैसे बन सकता है? ये रहा 0 और यहाँ पे हम लोग का 90 आता है, इसके बीच में आप कहीं ऐसे खींच लीजिए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अब ये कितने का है उस पर हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हमें इस चीज पे लगाना है कि ये कौन सा कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। इंग्लिश में कौन सा कोण है? एक्यूट एंगल है। तो न्यून कोण हमेशा सोए हुए लाइन और खड़े लाइन के बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगा। वो यहाँ से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ये सब के सब कोण क्या है? न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। आगे बात समझ में। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग, समकोण पे। तीसरा नंबर हम लोग का है समकोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अच्छा, समकोण कितने डिग्री का होगा तो इसको अभी देख लीजिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, वहां पे कहीं आपको 90 डिग्री दिख रहा है? ध्यान से देखिए 90 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री, अगर अब मैं इसका एंगल बनाना चाहूँ तो कैसे बन सकता है? ये रहा 0 का पोर्शन और ये रहा पूरा खड़ा में 90 का पोर्शन, यानी कि ये जो कोण होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? समकोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल। आई बात समझ में। एक चीज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, हमेशा 90 को छोड़ के हर एक एंगल को हम दिखाने का तरीका हम लोग का ये होता है, यानी कि जब भी एंगल आएगा हम ऐसा गोल एक लाइन खींच देंगे। लेकिन जब भी हमें 90 डिग्री दिखाना होता तो गोल हम नहीं यूज करते हैं, ऐसा हम लोग स्क्वायर के जैसा यानी कि सीधा लाइन हम लोग यूज करते हैं। तो समकोण ये हम लोग का हो गया कि समकोण होता क्या है, समकोण कितने डिग्री का होता है और समकोण का फिगर क्या होता है। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर बाई चांस आपको परिभाषा कोई पूछ दे कि भैया ये बताइए कि समकोण होता क्या है, आप क्या बताएंगे? सिंपल तरीका, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री है वो समकोण कहलाता है, बात खत्म।
यानी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। आप जैसे बोल लीजिए अपने भाषा में बना के, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री है उसे समकोण कहेंगे। द एंगल विच मेजर्ड 90 डिग्री इज नोन ए राइट एंगल, या 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। सबसे आसान काम हो गया हम लोग का, आई बात समझ में। तो शून्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। न्यून कोण क्या होगा, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में। समकोण क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले पे चलते हैं हम लोग। अब 0 से हम लोग यहाँ, ये हम लोग का हो चुका है, इसके बीच वाला पूरा हो चुका, ये हो चुका। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, इसके बीच में देखेंगे। इसके बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, चौथा नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। जिस तरीके से 90 के कम को न्यून कोण बोल रहे थे, वैसे ही अब 90 से अधिक को अधिक कोण बोल देंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इसका मान क्या होगा, फिर वैसे ही जैसे 0 से 90 के बीच पड़ रहा था, ये 90 से 180 के बीच में पड़ेगा। जब भी थोड़ा, अभी ये डायग्राम में जब मैं पूरा समझा दे रहा हूं, तो ये डायग्राम में पूरे बोर्ड का एक बनाऊंगा, और वहीं पे मैं आपको पूरा का पूरा मैपिंग करा दूंगा कि कौन सा कोण कहां पड़ता है। तत्काल आप इतना ध्यान दीजिए कि क्या क्या मान मैं बता रहा हूं। तो 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच अगर कोई कोण है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। आपसे ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फिगर देके ही पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सा कोण है बताइए। आपसे मान भी पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोण दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री देख के आप खुद अंदाजा लगाइए कि 120 डिग्री इसमें कहाँ पड़ेगा। 0, 90, 180, 90 से लेकर और 180 के बीच के सारे कोण यहीं पड़ेंगे, और 120 डिग्री हमारा यहीं कहीं आएगा इसी बीच में। और जो भी कोण 90 से 180 के बीच में आएगा उसे हम क्या बोल देंगे कि वो कौन सा कोण है, अधिक कोण है। आगे बात समझ में। तो जब भी हमारे पास कोण देके पूछा जाएगा कि कौन सा कोण है, ये शून्य कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, यहां तक बात समझ में आ जाएगा, निपटा लेंगे। चलिए, तो अधिक कोण का आप डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं यहां से, ये हम लोग का बस एक एग्जांपल था, इससे हम लोग को कोई खास मतलब है नहीं। सारा का सारा एग्जांपल, और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पूरा डायग्राम भी बनाऊंगा। फिलहाल आप लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलिए, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो अधिक कोण कब कैसे बनेगा, तो 0 से स्टार्ट, हम हमेशा 0 से करेंगे। तो ये रहा हम लोग का 0 का केस, क्लियर। अब हम लोग का जो दूसरा लाइन जाएगा वो कहाँ जाएगा, 90 से 180 के बीच, यानी कि एक लाइन इधर है और दूसरा लाइन इसके बीच में कहीं चला जाएगा, कुछ ऐसा आ रहा है बात समझ में। यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ कहीं जहाँ मर्जी आप बना लीजिए। तो ये रहा 0, यानी कि कुछ इधर बनेगा, आ रहा है बात समझ में। अब ये जो कोण बनेगा, यही हम लोग का क्या होगा, अधिक कोण होगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग का अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 से 180 के बीच में। परिभाषा क्या हो जाएगा, वह कोण जिसका माप 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। द एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में। तो अधिक कोण होता क्या है, अधिक कोण का परिभाषा, उसका मान क्या होता है और उसका डायग्राम कैसे बनता है। क्लियर यहाँ तक। अगला जो हम लोग का है 5वां नंबर, वो होता है, अभी इसी में देखिए हम लोग 90 से 180 के बीच तक आ चुके हैं। अब हम लोग को कहाँ पहुँचना है, 180 पे पहुँचना है। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, रिजु कोण। ऋषि री वाला रिजु कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा। अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको खुद पता चल जाएगा इसका नाम स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधा कोण क्यों है। स्ट्रेट एंगल, ये लाइन नहीं है, सॉरी, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल होगा कितने का, 180 डिग्री। वैल्यू भी समझ में आ गया। अब इसका मान क्या रहने वाला है, यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है उसको समझते हैं। तो रिजु कोण हम लोग का कहाँ पे है, डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। हमेशा स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 0 से। तो ये रहा 0 का केस, यहाँ से इधर है। अब 0 से 180 के बीच, 180 के पास हम लोग को जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में, तो ये रहा 0 की तरफ और ये रहा 180 की तरफ। इसका मतलब 0 से 180 अगर जाना हो तो सीधे हम पीछे आ जाएंगे। वहां से देख के पता चल रहा है, यानी कि 0 से अगर हमें 180 के पास आना है तो सीधा हम पीछे चले आएंगे। चले आइए फटाफट। यहां से अगर हम बात करें 180 का तो कुछ सीधा होगा, ये हम लोग का पॉइंट है। ये जो कोण हम लोग का बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और इसी का नाम हम लोग का क्या है, रिजु कोण। इंग्लिश में इसी का क्या नाम है, स्ट्रेट एंगल। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग का रिजु कोण भी फाइनल हो गया। अगला हम लोग का है 6ठा नंबर। अब फिर उसमें चलिए, इसमें क्या होगा, हम लोग 90 से 180 के बीच चले आए। अब 180 तक कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग को आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका गैप और इसका गैप स्पेशली नहीं देखना होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही में देख लेते हैं।
आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, 180 से लेकर और 360 के बीच का पूरा कोण हम एक ही बार देख लेंगे। तो 180 से 360 के बीच के सारे कोण को हम क्या बोल देंगे, एक ही नाम से, उसका नाम होता है बृहत कोण। बृहत कोण, इंग्लिश में इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल नाम से वहां से डायग्राम से पता चल रहा है कि कहां से कहां तक होगा, 180 से 360 के बीच का होगा। 180 से लेकर और 360 के बीच का होगा। अगर इसके बीच का कोई भी कोण है उसे हम क्या बोल देंगे, बृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 200 हो सकता है, 210, 250, 270, 300, 320, 330, कुछ भी ले लीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि वो 180 से कम ना हो और 360 से अधिक ना हो। 180 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 180 ले लेंगे फिर वो ऋजु कोण बन जाएगा। जैसे ही 360 ले लेंगे अभी वो संपूर्ण कोण बन जाएगा। कैसे अभी पता चलेगा, अभी संपूर्ण कोण में पढ़ाया नहीं हूं। तो 180 लेना नहीं है हम लोग को, 360 लेना नहीं है। इसके बीच के सारे कोण हमारे क्या कहलाएंगे, बृहत कोण। डायग्राम कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो डायग्राम, फिर डायग्राम हम लोग का कैसे शुरू होगा, जीरो से। जीरो से डायग्राम हम लोग का शुरू होके और किधर जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री हम लोग का यहाँ पे है और हम लोग को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, 180 से 360 के बीच। तो इस गैप में आप यहाँ से एक रेखा तो 0 की तरफ चला गया है, दूसरा रेखा आप लोग को इसके गैप में लेके जाना है। तो आप इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, इधर कहीं जहां मर्जी वहां पे दूसरा रेखा भेज देंगे। तो किधर भेजा जाए, बना लेते हैं इधर। क्लियर। तो ये रहा हम लोग का 0 की तरफ, ये रहा हम लोग का कुछ बृहत के एरिया की तरफ। ये जो हम लोग का ध्यान से देखना है, कोण अब इधर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोण हम इधर से नाप रहे हैं हमेशा। हमेशा ये सुई चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरफ से सुई चलता है उसके उल्टे की तरफ, उसी दिशा में हम लोग को बार बार चलना है। तो उल्टा चलना है ऐसे। तो वैल्यू ये क्या होगा हम लोग का, बृहत कोण। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का बृहत कोण का उदाहरण। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है वो क्या है, 7वां नंबर, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, इंग्लिश में इसको बोल देंगे कंप्लीट एंगल। नाम से पता चल रहा है, संपूर्ण यानी कि पूरा पूरा, कंप्लीट एंगल। और अब आखिरी ध्यान से वहां देख के बताइए कौन सा कोण हम लोग का बचा हुआ है। 0 हो चुका, इसके गैप का फाइनल, 90 फाइनल, ये गैप फाइनल, 180 फाइनल, इसके बीच का गैप फाइनल। लास्ट क्या बचा हुआ हम लोग का, 180 डिग्री। और यहीं से हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा संपूर्ण कोण का वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री, यानी कि संपूर्ण कोण हम लोग का कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब फिर हम लोग का वैल्यू, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस डायग्राम को देख लेते हैं। स्टार्ट हमको बार बार कहाँ से करना है, 0 से। स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 0 से। 0 से स्टार्ट होगा। अब 0 से स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ आइए, एक रेखा हम लोग का 0 पर जा चुका है, दूसरा रेखा हम लोग को किसके पास लेके जा रहा है, 360 के बाद। यानी कि यहाँ से शुरू करके पूरा एक चक्कर लगा के फिर से दूसरा रेखा उसी पर जाएगा। यानी कि जिस तरीके से 0 डिग्री हम लोग का 0 डिग्री बन रहा था, कैसे बन रहा था, एक रेखा जिस रेखा पर जहां पे था उसी पर दूसरा रेखा आ गया। लेकिन वो रेखा चक्कर लगा के नहीं आया था, क्योंकि अगर चक्कर लगा के आता तो कोण पूरा ऐसे बनता। चूंकि ये चक्कर लगाया ही नहीं है, जहां था वहीं रुक गया है, इसलिए वैल्यू इसका 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे संपूर्ण कोण में क्या होगा, एक रेखा यहाँ पे है, अब ये क्या करेगा, पूरा एक चक्कर लगाने के, यानी कि यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये फिर से यहाँ पहुंचेगा, यानी कि पूरा 360 डिग्री ये घूम के पहुंचेगा। और जब ये पूरा 360 डिग्री घूम के पहुंचेगा तो ये वैल्यू जो हम लोग का पूरा गोल जो वैल्यू होगा वो हम लोग का कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री। और इसी का नाम क्या है, संपूर्ण कोण, इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। और इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ O कर ले, यहाँ A कर ले, और इसी पर चूंकि दूसरा रेखा भी है तो यहाँ आप B कर लीजिए, नाम हो जाएगा AOB। क्लियर यहाँ तक। नाम हम लिखते किस तरीके से हैं, तो कोण को दिखाने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से, एंगल। ठीक है। बहुत बच्चों को मैं देखा हूं अपने भी कोचिंग वगैरह में भी देखने को अक्सर मिलता है ऐसा कि कुछ बच्चे कोण का चिन्ह कुछ ऐसे यूज करते हैं, जिस तरीके से छोटा बड़ा का यूज किया जाता है ऐसा, सॉरी मार्कर को क्या हुआ, हटाइए इसको, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन ऐसे यूज नहीं करना है, हम लोग को कैसे यूज करना है, ऊपर वाला लाइन थोड़ा टेढ़ा होता है, नीचे वाला पूरा सीधा होगा। ये है कोण, ये कोण का गलत है, ये सही है। आ रहा है बात समझ में। तो जब भी हमें कोण को दर्शाना होगा तो ये है कोण हम लोग का AOB। कैसे दिखाएंगे, कोण AOB, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल AOB। वही अगर यहाँ पे कोण है PQR तो हम कैसे दिखाएंगे, कोण PQR। ये है इसको दिखाने का तरीका। क्लियर है। तो आई थिंक यहां तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि कोण क्या होता है और कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं। कोण के प्रकार में कौन कौन सा था, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। ये सारा का सारा इनका परिभाषा किसे कहते हैं,
कितना मान होता है और इनका डायग्राम कैसा है। अब इसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके इसको जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। ये आप लोग मत बनाइएगा, क्योंकि ये मैं अभी इसको बोर्ड साफ करके मैं पूरा बड़ा सा एक बनाने जा रहा हूँ। वो सारा सारा मैं बोल बोल के बता के उसको सारा बनाऊंगा कि कौन सा कोण कहाँ पड़ेगा, किसका वैल्यू कितना होगा। आपको नोट करना है बस कोण के प्रकार हेडिंग करके ये वैल्यू नोट कर लीजिए। हिंदी इसका नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, इसका मान क्या होता है, और हर मान के सामने इसका डायग्राम 0 डिग्री का डायग्राम ये है, 0 से 90 का आपको ये मतलब इतना मत बनाइएगा आप लोग। मैं इसको हटा के मैं क्लियर डायग्राम एक बना दे रहा हूं। इसको हटाते हैं एक बार। ये रहा 0 और ये रहा न्यून कोण। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण का हो गया ये वाला। उसके बाद से समकोण का यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। अधिक कोण वाला भी सही है, 180 यानी कि ऋजु कोण भी क्लियर है, बृहद कोण भी क्लियर है, और हम लोग का संपूर्ण कोण भी क्लियर है। ध्यान दीजिएगा ये 180 डिग्री का ये है, बृहद कोण का ये वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पे है। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके और जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। वो डायग्राम और गोल वाला छोड़ दीजिएगा, बाकी उसको मैं नोट करने जा रहा हूँ। सो बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए चलिए अब उसका जो हम लोग का जो वो डायग्राम था बड़ा वाला, उस डायग्राम को हम लोग बना के क्लियर कर लेते हैं। उसका मैपिंग मैं पूरा करवा देता हूं कि पूरे डायग्राम में अगर आपको कभी भूलता है कि कौन सा कोण कहाँ होगा, बस आपको उस डायग्राम को एक बार मेमोराइज कर लेना है। उस डायग्राम का एक पिक्टोरियल व्यू अपने माइंड में ले लेना है, वहीं से आप लोग को हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मैं अभी आप लोग को बताया हूँ कि सिर्फ छोटे क्लास में काम नहीं आने वाला है, क्लास 11th में भी हम लोग को मैथ में ये काम आता है। जब क्लास 11th में काम आता है, जैसी बात है क्लास 12 में भी उसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को इसको इस हिसाब से समझना है कि हम लोग को फ्यूचर तक हम लोग को याद रहे, वो भूले ना। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, जो हम लोग का ऑर्डिनेट एक्सिस होता है। चलिए ये तो सबको मालूम होगा, ये होता है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। लेकिन जितना खूबसूरती से इसको मैं लिखा हूं उतनी ही खूबसूरती से इसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। समझाना था बस। तो जितनी सुंदरता से इसको लिखा गया बेटा ये गायब हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मैपिंग करना है। कोण कहाँ से शुरू होगा, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोण ये कहाँ से शुरू होगा। कोण हमेशा इस पोजीशन से शुरू होगा, और इस पोजीशन पे कितने डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग को किधर चलना है, जैसे घड़ी चलता है, घड़ी किस दिशा में चलता है, 0 मतलब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि घड़ी के सुई का दिशा कुछ ऐसा होता है। क्लियर। तो हम लोग को उस दिशा में नहीं, उसके उल्टे दिशा में चलना है। जैसे घड़ी का सुई चलता है वैसे उसके उल्टा, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से किस दिशा में चलेंगे, उल्टा दिशा में। यहाँ से हम लोग को बढ़ना है इधर, तो हम लोग चलेंगे इसके तरफ। क्लियर। अब 0 से इसके तरफ, यहाँ पे जो वैल्यू होता है हम लोग का 0 से आप 90 बढ़ाइए, ये हो गया 90 डिग्री। 90 से फिर 90 बढ़ाइए, ये हो गया हम लोग का 180 डिग्री। 180 से फिर 90 बढ़ाइए, यहाँ हो गया हम लोग का 270 डिग्री। 270 से 90 बढ़ाइए, ये हो गया हम लोग का 360 डिग्री। 360 डिग्री ये वैल्यू हम लोग का क्लियर हो गया। यानी कि इस पोजीशन पे वैल्यू 0 आएगा, इस पर 90 आएगा, इस पर 180 आएगा, इस पर 270 आएगा, और इस पर 360 आएगा। ये चारों कोना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद अब इसके बीच में 0 से 90 के बीच का, 0 से 90 के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण, क्योंकि ये 90 से कम है। तो इस बीच में वैल्यू क्या आएगा, न्यून कोण। न्यून कोण इसका वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। क्लियर है। तो ये रहा हम लोग का न्यून कोण। अब यहां से 90 से अगर जब हम लोग इस लाइन का बात करेंगे, सीधे इस लाइन का 90 और 0 के बीच ये वाला जो कोण है, इस कोण का वैल्यू होगा 90 डिग्री, और इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री होगा। बनेगा कहां से कहां तक, 0 से 90, सीधा वाला ये वाला वैल्यू। तो हम लोग 0 देख लिए, 0 से 90 के बीच का गैप मिल गया और 90 मिल गया। अब हम लोग को फिर फर्दर आगे की ओर चलना है, तो 90 से 180 की तरफ। अब यहां से यहां ये जो गैप है, इस गैप का वैल्यू कितना होगा, 90 से लेकर 180 के बीच का। याद करिए 90 से लेकर 180 के बीच का हम लोग क्या देखे थे, 90 से अधिक। याद रखना है 90 से कम न्यून कोण, 90 से अधिक अधिक कोण। न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब छोटा होता है। उससे आप लोग को याद रहेगा कि 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 से अधिक है तो अधिक कोण। तो अधिक है तो अधिक कोण, नाम में क्या हो जाएगा, अधिक कोण। शॉर्टकट समझ में आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 90 से लेकर और 180 के बीच का।
क्लियर रहेगा यहाँ तक। इसके बाद 90 से 180 क्लियर हो गया। अब हम लोग को चलना है 180 पर। 180 का मतलब 0 से स्टार्ट होगा और ये कुछ 180 तक यानी कि सीधा पीछे तक जाएगा, ये यहाँ तक पूरा आएगा। यानी कि ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इस कोण का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। और इसका मान क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अगर इस कोण का हम नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। ऋजु कोण, इसका नाम लिखना मैं भूल गया हूं। 90 वाला का नाम क्या होगा, समकोण। समकोण, और यहां पे समकोण बोलेंगे किसको, इसको बोलेंगे समकोण। समकोण क्लियर है। तो हम लोग का क्या क्या हो गया, शून्य कोण, ये जो वैल्यू हम लोग का कितना था, ये शून्य कोण। शून्य कोण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। तो हम लोग का शून्य कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण यहाँ पे। अब हम लोग को इसके फर्दर आगे चलना है। तो फर्दर आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब 180 से 360 के बीच का पूरा ये कोण देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो कोण होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो डिग्री से हम लोग को मतलब है 180 से लेकर और 360 के बीच का। यानी कि जब 180 से लेकर और 360 के बीच का जितने भी कोण है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे। तो अब मैं इस लाइन को हटा दूं, इस लाइन का हमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे 270 से हम लोग को कोई काम भी नहीं, हटाते हैं इसको, इसका हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसका नाम, इसके बीच के कोण का नाम क्या होगा, बड़ा बड़ा बृहत कोण। और बृहत कोण किसके किसके बीच का होगा, 180 से लेकर और 360 के बीच का कोण। 180 से 360 के बीच का कोण, इसका नाम क्या होगा, बृहत कोण। 180 से लेकर 360। अब हम लोग का ये भी हो गया ऋजु कोण और बृहत कोण। आखिरी बचा हुआ है 360 डिग्री। 360 डिग्री कुछ यहाँ पे पड़ेगा, तो 360 डिग्री जब भी यहाँ पे पड़ेगा, इस कोण का नाम क्या होगा, संपूर्ण कोण, इंग्लिश में कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। तो ये रहा हम लोग का इस पर पूरा मैपिंग, शून्य कोण से लेकर संपूर्ण कोण, सारे कोणों का नाम, सारे कोणों का मान, कहां से कहां किसके किसके बीच में कौन सा कोण बनेगा। अब जब भी आप लोग के सामने कोई फिगर आता है कि भैया एक बात बताइए, इस कोण का नाम बता दीजिए क्या होगा, बताइए फटाफट। एक ये ले लेते हैं, एक इसका नाम ले लेते हैं, एक इसका नाम ले लेते हैं, एक इसका नाम ले लेते हैं। इन चारों का हम लोग नाम लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग को स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा 0 का डिग्री। अब ये वाला लाइन किस खंड में पड़ रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ, मतलब इसके बीच में कहाँ पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात, ये तो रहा 0 का, और ये कुछ इसी बीच में पड़ेगा। और इस बीच में पड़ने वाले हर कोण का नाम क्या होगा, न्यून कोण। यानी कि इसका नाम क्या हो गया, न्यून कोण। और न्यून कोण है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 0 से लेकर 90 के बीच में पड़ रहा होगा इसका मान। अगला इसका नाम अगर हम देखें तो यहाँ से एक दाहिने एक बाएं, एक दाहिने एक बाएं, इस पूरे कोण का नाम क्या होता है, ऋजु कोण। इस कोण का नाम क्या होगा, ऋजु कोण। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। ठीक है। अगला अगर हम इसको देखें तो ध्यान से देख के बताइए क्या होगा नाम इसका, 0 की तरफ ये लाइन, और ये कोण अगर ध्यान से देखें तो 90 से कुछ दाहिने की तरफ है। समझ में आ रहा है, 90 से दाहिने की तरफ, यानी कि 90 से दाहिने, इधर कौन सा कोण है, इस खंड में, इस एरिया में कौन सा कोण पड़ता है, अधिक कोण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो इसको हटा देते हैं, समझने के लिए हम लोग बनाए थे, क्या नाम हो जाएगा, अधिक कोण। ये भी क्लियर। अगला हम लोग का है ये कोण, क्या नाम पड़ेगा इसका, 0 डिग्री, 0। और ये कोण कुछ कहीं ना कहीं 180 कुछ यहाँ पे आता है, और 180 से नीचे की तरफ है, 180 से नीचे, यानी कि इस एरिया में कहीं ना कहीं ये कोण पड़ेगा। और जब इस एरिया में कोण हम लोग का पड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बृहत कोण। तो इसका नाम क्या होगा, बताइए फटाफट। ध्यान से देखना है, कोण इधर से बात हो रहा है, बृहत कोण। ये रहा इसका नेमिंग। तो अब आई होप आप लोग को अब किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा शून्य कोण से लेकर संपूर्ण कोण के बीच में। तो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। ये बनाने मत बनाइए, ये बनाने को जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाना हो तो आप लोग इसका नेमिंग आप लोग अलग से कर दीजिए, सारा मैं करवा चुका हूँ, इसके पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे। आप लोग को बस ये बनाना है, बना के जैसे जो मान लिखा गया है सेम वैसे ही लिखिएगा, सारा सारा बना लीजिए। इसको आप लोग को मेमोराइज करना है, पूरे एकदम माइंडली आप लोग इसको मेमोराइज कर लेना है। कौन सा कोण कहाँ था, किधर से किधर जाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा, नीचे है 0 से 90 कौन सा था, 90 से 180 के बीच कौन सा था, अगर 180 पर ही रह जाए उसका नाम क्या होगा, अगर एक चक्कर लगा के पूरा एक साइकिल पूरा करके 0 पर ही आ जाता है तो उसका नाम क्या होगा, संपूर्ण कोण। ये सारा का सारा आप लोग को मेमोराइज करना है, पूरा पूरा पिक्टोरियल व्यू इसका लेना है। तो इसको नोट करिए, इसका पूरा पूरा डायग्राम बनाइए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, पूरक और संपूरक कोण पे। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है पूरक कोण और संपूरक कोण। तो एक एक करके सबसे पहले देखते हैं पूरक कोण, फिर देखेंगे संपूरक कोण।
तो पूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण में जब भी बात होगा कम से कम दो कोण का बात होगा, इतना आप लोग को याद रखना है। परिभाषा क्या होता है इसका, मैं एक शब्द बस लिखता हूं, पूरक कोण योग 90 डिग्री, इतना बस आपको याद रखना है। जब भी बात आपके सामने आएगा पूरक कोण, आपको बस इतना याद रखना है कि योग 90 अंश। योग 90 अंश का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 90 अंश बन जाए, इतना याद रहेगा। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 90 अंश हो जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जैसे एक हो गया हम लोग का 45 डिग्री, दूसरा भी हम लोग का हो गया 45 डिग्री, एक हो गया हम लोग का 50 डिग्री, अगला हो गया 40 डिग्री, एक हो गया हम लोग का 30 डिग्री, अगला हो गया हम लोग का 60 डिग्री। जोड़ के देखिए क्या क्या हो रहा है, ये भी जोड़ेंगे 90 होगा, ये भी जोड़ेंगे 90 होगा, जैसी बात है ये भी जोड़ेंगे 90 होगा। यानी कि जब भी यहाँ 45 इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 90, यानी कि जब भी दो कोण को जोड़ने पे दो कोणों का योग जब भी हम लोग को 90 मिले, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स वी गेट 90 डिग्री, देन वी विल से दैट दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी हमें दो ऐसे कोण मिल जाए जिनको जोड़ने पे 90 अंश होता है, हम बोलेंगे कि ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग को पूरक कोण क्या होता है समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया एक 15 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए या पूरक कोण बताइए। क्लियर? 15 डिग्री का। ऐसे ही आपके सामने आ गया 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए, या फिर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया 85 डिग्री का पूरक कोण इनमें से कौन सा होगा? बहुविकल्पी है। सामने आपके चार विकल्प है, एक है आपके पास 15 डिग्री, एक है आपके पास 25 डिग्री, एक है आपके पास 5 डिग्री, एक है आपके पास क्या लिख लेते हैं 50 डिग्री, कुछ भी लिख लेते हैं। चार विकल्प आपके सामने हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आपको बस याद रखना है जब भी पूरक कोण का केस आपको दिखे, जब भी आपके पास पूरक कोण का केस दिखे, आपको बस एक शब्द दिमाग में रखना है 90 डिग्री। यानी कि दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 होता हो, तो 15 के साथ कौन सा कोण आएगा कि जोड़ने पर 90 हो जाएगा? हमारा आंसर। इसको निकालने का तरीका क्या है कि जब भी आएगा पूरक कोण, जो भी मान है 90 में से घटा दीजिए। क्लियर? पूरा कोण 15 डिग्री का पूछेगा, 90 में से 15 घटा दिए। 60 डिग्री का पूछेगा, 90 में से 60 घटा दिए। 85 डिग्री का पूछेगा, 90 में से 85 घटा दिए। यानी कि जो भी वैल्यू हम लोग को जिसका भी पूरक पूछेगा, हम क्या करेंगे? उसको 90 में से घटा देंगे। अब बताइए फटाफट, 90 में से 15 गया, क्या बचेगा? 75 बचेगा। क्लियर? यानी कि 15 डिग्री का पूरा कोण क्या हो गया? 75 डिग्री, 75 डिग्री। 90 में से 60 जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। अगला हम लोग का 85 डिग्री का पूरा कोण। ऐसा आप लोग के पास ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मिल सकते मिलेंगे, इस बात की तो गारंटी नहीं है, लेकिन मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो, और बैच जिसका नाम है टारगेट GS 23 बैच, तो हम लोग को जो GS कॉम्पिटिटिव देना है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग उसी को फोकस करके पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो मिल सकता है। जाहिर सी बात है मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं कहूँगा। इसका मतलब कि मैं पेपर लीक करवा दिया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से हियर दैट दिस क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली विल बी इन योर पेपर या विल बी इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेन पेपर। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं तो कहूँगा नहीं। तो आप लोग बस इतना थोड़ा सा मेरा आइडिया आप लोग पकड़ते रहिए कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर है? तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है, और खासकर जो मैं यहाँ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ, जो भी बच्चे उसको अटेंटिवली फॉलो करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रिव्यू करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए मेरे पास भेजते हैं, बेटा आप इतना याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट मिलना तय है, मिलना निश्चित है, कन्फर्म मिलेगा। क्योंकि पेपर ऑब्वियसली बनाना हम ही लोग को है, पेपर सेट हम ही लोग को करना है। जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाएंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसी नज़रिए से होंगे। तो जो भी व्यू पॉइंट आप लोग, हमारा जितना यहाँ पे क्लास में टीचर का व्यू पॉइंट पकड़ पाते हैं, आप लोग उतने बेनिफिट में रहेंगे, आप लोग उतने फायदे में रहेंगे। तो यहाँ जो भी आपको, हाँ ये होगा कि यहाँ 15 डिग्री के बजाय 35 डिग्री हो जाए, लेकिन पूरा कोण का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, तो क्वेश्चन मिलना तो भैया बनता है, देना तो बनता है। क्वेश्चन का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को एकदम अटेंटिव होकर देखना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए करवाऊँ या जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊँ, दोनों के दोनों तरह के क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, छोड़िए जो बात है वो तो है, मिलेंगे आप लोगों से
आई थिंक 26 मार्च, वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी। वहीं पे किस तरीके का क्वेश्चन है आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ पे अटेंटिवली क्लास अटेंड करने का फायदा। चलिए निकालते हैं। 85 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 90 में से 85 गया 5 डिग्री। अब फटाफट बताइए इसमें कहीं 5 डिग्री दिख रहा है, ये रहा हम लोग का। अगर ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा वो मैं दूंगा एक ही बार, रन दीजिए। मैं जब आप लोगों को कराऊंगा संपूरक करवा लेता हूं, फिर एक ही बार मैं पूरक और संपूरक से कंबाइन करके मैं क्वेश्चन दूंगा। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। बस इसको मैं मिटाऊंगा यहाँ से, संपूरक हम लोग यहीं पे देख लेंगे। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से। चलिए इसको हटाता हूं। अगला आप लोग हेडिंग बनाइए संपूरक कोण। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। लिखता हूं, आपके भरोसे सारा मैं छोड़ूंगा नहीं, लिखते हैं यहाँ पे। अगला संपूरक कोण, संपूरक कोण इंग्लिश में क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री। और अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही पकड़ पा रहा हूं, तो जहां तक मेरा अंदाजा है कुछ बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो भी गए हैं, क्योंकि स्टार्ट में लगभग 4-5 लेक्चर में मुझे लगभग डेली 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिल जाता था व्हाट्सएप पे, जो कि सर ये फंसा हुआ है, या फिर इसको चेक करना, या फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन आज 3-4 दिन से मुझे क्वेश्चन जिस हिसाब से शुरू में मुझे रिस्पांस मिल रहा था वैसा रिस्पांस मुझे मिल नहीं रहा है। तो भैया मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चल रहा है तत्काल अभी मिस ना करें एक भी क्लास। जैसे है वैसे आप लोग क्लास को अटेंड करिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, जो भी डाउट है वो पूछिए, क्योंकि ज़्यादा दिन का बात है नहीं, थोड़ा सा एक तरीके से मेहनत है, थोड़ा सा आप लोग को एक बार अटेंटिवली 10-20 दिन का बात है, कवर कर लेने के बाद आपको रिजल्ट जो सामने आएगा वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा होगा कि काश हम लोग अटेंटिवली पूरा क्लास देख लिए होते। ना आप लोग को कुछ फीस लगने वाला है, ना आप लोग को कहीं बैग लेके जाना है, ना आप लोग को टाइमली किसी कोचिंग सेंटर पे पहुँचना है। अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में, अपने घर में बना बनाया खाना खाना है। अब उसमें भी अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तब तो मामला डामाडोल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग अटेंटिवली अपने घर में बैठ के, और जिस यहाँ से ऑनलाइन क्लास का ये तो फायदा है ना, आपको कहीं जाना है ना कहीं आना है, जिस समय मर्जी करे पापा बोल दिए बेटा जाओ कुछ सामान लाओ, कोई बात नहीं है, हम ला के पढ़ लेंगे। अब अगर क्लास में रहता है, अगर 4 से 5 अगर बाई चांस मैं क्लास अगर चलाता, अगर आप लोग फिजिकली इंटरेक्शन के साथ अगर आप लोग क्लास कर रहे होते, और अगर 4 से 5 के बीच में पापा बोल दिए कि बेटा थोड़ा ये सामान लेते आओ, या चले जाओ थोड़ा सा कहीं से कुछ घूम आओ, या फिर किसी से मिल आओ, उस केस में या तो आप पापा का बात मानेंगे, या फिर आप अभी अपना क्लास अटेंड करेंगे 4 से 5 वाला। लेकिन यहाँ तो वही प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तो आप लोग को अगर कोई कुछ कहता भी है घर पे कि बेटा ये काम कर लो, उसके बाद बैठ जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। हम 4 बजे नहीं, हम 5 बजे देख लेंगे, रात में सबके सोने के बाद देख लेंगे, भोर में उठ के देख लेंगे, मेरी मर्जी जब। लेकिन हाँ ये हो कि एक अंदर से पुश होना चाहिए कि जो क्लास है वो क्लास मिस नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी, जब मैं क्लास अगर यहाँ पे आज आई थिंक 11 तारीख को अगर मैं क्लास या पे अगर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो 11 तारीख को ही आप लोग को वीडियो देख लेना है, उस वीडियो को कवर कर लेना है। एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार में देखेंगे, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार देखेंगे, नहीं समझ में आता 4 बार देखेंगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं हूं, एक बार कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछिए, मैं ना बताऊं तब तो अगले लेक्चर में हम लोग तुरंत उसको डिस्कस करेंगे। होता भी है, पिछले लगभग हर क्लास में मैं पिछले लेक्चर्स के वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो भी बच्चों का जो डाउट होता है, तो आप लोग उसको पूछा करिए ना, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके, और डेली बाई डेली क्लास को अटेंड करते रहिए। संपूरक कोण के बारे में अगर हम लोग देखिए कि संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग पूरक कोण में योग 90 देखे थे, यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड याद रखना है, योग 180 डिग्री। जिस तरीके से पूरा कोण में 2 कोणों को जोड़ने पर 90 अंश होना चाहिए, सेम वैसे ही समपूरक कोण में 2 कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। परिभाषा क्या बनेगा, 2 ऐसे कोण जिनका योग 180 होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। द एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स, या फिर कैसे बोलेंगे संपूरक कोण का सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2 एंगल्स हुज सम आर 180 डिग्री, या द 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। डेफिनेशन आप लोग अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। तो योग हम लोग का हो गया 180 डिग्री। तो जब भी हमारे पास 2 ऐसा कोण दिखे, जैसे 101 ही से हम लोग को 120 और 60 जोड़ के देखिए क्या आता है, 180 आएगा, 180। और जब भी इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिले, इसका मतलब ये कौन सा कोण होगा, संपूरक कोण। क्लियर है? क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 100 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, या संपूरक कोण क्या होगा।
क्लियर ये क्वेश्चन। या फिर आपके पास बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है, 50 डिग्री का समपूरक कोण इनमें से कौन सा होगा। आपके सामने 4 विकल्प होगा, ए बी सी डी। क्या होगा, 50 के साथ आपको ये कर सकता है 40, थोड़ा सा ट्विस्ट प्ले करेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा ट्विस्ट प्ले किया जाएगा, क्योंकि आपके सामने अगर केस है समपूरक का तो विकल्प आपके सामने ऐसा रहेगा कि जोड़ने पर 90 भी हो रहा हो, जोड़ने पर 180 भी हो रहा हो, और थोड़ा भी आपके पास ऐसा कंफ्यूजन होगा कि पूरक में 90 था, अरे नहीं यार अब तो 180 याद आ रहा है, 180 था, नहीं 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 90 होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में ऐसा रहा तो मामला फंस जाएगा। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट क्लियर, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हुए चलना है। पूरा कोण 90 डिग्री है, 90 है तो है, वो 180 नहीं होगा। दिमाग में हमारे बैठ गया है, जब भी हमारे सामने समपूरक आएगा 180 ही होगा योग, बाकी विकल्प हमको देखना ही नहीं है। अब अगर आप लोग तुक्का मारना शुरू किए कि यार यहाँ 40 दिख रहा है, यहाँ 130 दिख रहा है, यहाँ हम लोग को कुछ भी 100 और 10 दिख रहा है, अब 40 और 50 जोड़ने पर 90 हो रहा है, 50 और 130 जोड़ने पर 180 हो रहा है। अब 180 वाला समपूरक है कि 90 वाला समपूरक है, ऐसा कंफ्यूजन होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा वहाँ पे गेम। तो गेम ट्विस्ट न होने पाए, गेम एग्जामिनर के या फिर गेम आप लोग पेपर के कंट्रोल में न होने पाए, इसके लिए आप लोग को बेहतर ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। तो समपूरक कोण में क्या चाहिए, 180 चाहिए, 50 और 30 130 को जोड़ने पे 180 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 100 डिग्री का समपूरक निकालना है, 180 में से घटा दीजिए, 180 में से 100 क्या आया 80 डिग्री, यानी कि हम लोग का 100 डिग्री का समपूरक कोण बन गया 100 डिग्री 80 डिग्री। अब अगर आपको नहीं भी घटाना है तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचिए 100 में क्या जोड़ें कि योग 180 हो जाए। ये तो छोटे क्लास का बच्चा भी बता देगा ना। आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछे कि बेटा ये बताओ कि ये 100 में से हम 100 में क्या जोड़ें कि 180 बन जाए, वो भी हिसाब जोड़ के बता देगा कि 80 जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा, तो 80 हम लोग कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 80 डिग्री के समपूरक और पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 130 डिग्री, दूसरा है 150 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री, चौथा है 180 डिग्री, पांचवा है 70 डिग्री। फिर अगला पूरक कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है कितना ले लें 10 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, 90 डिग्री और पांचवा एनीथिंग क्या ले लेते हैं 65 डिग्री, कुछ भी ले लेते हैं। ये आपका हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुआ। 80 का पूरक और समपूरक दोनों निकालना है, इन सब का केवल समपूरक निकालना है, इसका केवल पूरक निकालना है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कुछ यहाँ से 5-6 फैक्ट बनने वाला है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए चलिए अब आगे जो हम लोग का 4-5 जो फैक्ट देखना है, उसमें पहला है जो है वो ये है, क्या कभी 2 न्यून कोण पूरक हो सकते हैं, पूरक कोण हो सकते हैं। सोच, इसको थोड़ा सा आपने सोचते रहिए, थोड़ा सा इसको आप लोग मेमोराइज करिए, थोड़ा सा इसको आप लोग सोचिए एक बार कि क्या इसका आंसर होगा, हाँ या ना। हाँ या ना में आंसर जवाब देना है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर हो सकता है नहीं हो सकता है तो एक बार अपने दिमाग में उसका रीजन खोजने का कोशिश करिएगा कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि होगा या क्यों लग रहा है कि नहीं होगा। चलिए दूसरा हम लोग का है, क्या 2 न्यून कोण समपूरक हो सकते हैं। तीसरा, क्या 2 अधिक कोण पूरक हो सकते हैं।
क्या दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं? और एक लास्ट, क्या दो समकोण पूरक हो सकते हैं? या फिर क्या दो समकोण संपूरक हो सकते हैं? ये आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस हैं। मैं फैक्ट या फिर तथ्य कह रहा था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन्हीं से आप लोगों को 6 पॉइंट है, 6 क्वेश्चन, आपको 6 पॉइंट सीखने को मिलेगा, 6 फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। तो बताइए फटाफट, क्या कभी दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं? और आपके जानकारी के लिए मैं बताया भी हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि पूरक कोण में आपको देखना है कि जोड़ने पे क्या होना चाहिए 90, और समपूरक में क्या होना चाहिए 180। ये आपको ध्यान में देख के बताना है। बताइए फटाफट, क्या कभी दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं? दो न्यून कोण पूरक, दो न्यून कोण का मतलब कि दोनों के दोनों कोण 90 से कम होने चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि दो कोण 90 से कम हो और जोड़ने पर 90 हो? बिल्कुल हो सकता है। कौन कौन सा कोण? जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं 40 डिग्री, एक ले लेते हैं 50 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, जोड़ने पर देख लीजिए 90 डिग्री, यानी कि दोनों न्यून कोण, लेकिन फिर भी इनका योग क्या आ रहा है? पूरक कोण आ रहा है। इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ। और एक ही एग्जांपल नहीं है, आप 30-60 ले लीजिए, आप 20-70 ले लीजिए, आप 45-45 ले लीजिए, दोनों के दोनों न्यून कोण हैं, लेकिन इनका योग भी पूरक हो रहा है। तो पहला हाँ हो गया। दूसरा हाँ क्या करना है, टिक कर दो बस। क्या दो न्यून कोण संपूरक, ये ट्विस्ट है, क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं? अब दो न्यून कोण संपूरक होने का मतलब कि दोनों के दोनों 90 से कम हैं, लेकिन जोड़ने पर 180 हो। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सोचो अपने मन से ना, 90 से कम क्या हो सकता है? एक 70 ले लो, एक 80, जोड़ने पर क्या होगा 150। क्या कभी 180 तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो 90 से छोटा छोटा मान, दोनों अगर 90 से छोटा छोटा मान है, वो जोड़ने पे 180 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 180 होने के लिए अगर दोनों 90 है तब तो 180 हो जाएगा, या अगर एक घटे तो दूसरा बढ़े, अगर एक 90 से कम है तो दूसरा 90 से अधिक हो, तब तो जाके 180 होगा। लेकिन यहां बोल रहा है कि दोनों न्यून कोण है, तो समपूरक कभी नहीं होंगे। अगला है, क्या दो अधिक कोण पूरक हो सकता है? अब दो अधिक कोण का मतलब कि दोनों के दोनों 90 से अधिक है, लेकिन जोड़ने पर 90 हो। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दोनों के दोनों 90 से अधिक का मतलब, अधिक कोण का मतलब दोनों 90 से अधिक है, दोनों 100-100। क्या जोड़ने में कभी 90 होगा? कभी नहीं। तो दो ऐसे कोण जो दोनों 90 से अधिक हों, उनको जोड़ने पे 90 कभी नहीं आने वाला है। अगला, दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं क्या? अब दो अधिक कोण संपूरक, दो अधिक कोण का मतलब वो दोनों 90 से अधिक हैं। अब अगर दोनों 90 से अधिक हैं और दोनों को जोड़ने पे 180 चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अगला है, क्या दो समकोण पूरक हो सकते हैं? हाँ, सोच के बताइए, क्या दो समकोण, समकोण का मतलब 90, दो 90, यहाँ 90, यहाँ 90, क्या इसको जोड़ने पर कभी 90 आएगा? कभी नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं होगा। क्या दो समकोण संपूरक हो सकते हैं? दो 90, 90, ये 90, ये 90, क्या दोनों जोड़ने पर 180 कभी आएगा? हमेशा आएगा भैया, 90, 90, 180 ही तो होता है। तो दो समकोण संपूरक होगा, ये सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन थे 6, इसमें से सिर्फ पहला और छठा सही है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट गलत है। तो आपको यहाँ से 6 फैक्ट देखने को मिला। अब इन 6 को अगर मैं फैक्ट के भाषा में, यानी तथ्य के भाषा में अगर मैं बोलना था तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं, दो न्यून कोण कभी संपूरक नहीं हो सकते, दो अधिक कोण कभी पूरक नहीं हो सकते, दो अधिक कोण कभी संपूरक नहीं हो सकते, दो समकोण कभी पूरक नहीं हो सकते, दो समकोण संपूरक हो सकते हैं, या दो समकोण हमेशा संपूरक होते हैं। क्लियर है? ये रहा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको नोट करिए, ये तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये आपको लिखना नहीं है, ये भी आप लोग को लिखना नहीं है, ये बात पहले से ही मालूम है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। तो आप लोग नोट करिए बस ये वाला हिस्सा, कि जो भी हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखे हैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। 3 कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आसन्न कोण, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए तो नोट करिए इसको, चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है आसन्न कोण। आसन्न कोण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। कुछ है नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एडजेसेंट
एंगल। क्लियर? क्या होता है? तो आसन्न कोण का मतलब मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक कोण ये रहा, इसी कोण में एक और कोण चिपक गया। देखने पे क्या ऐसा लग रहा है कि कोण हमारे पास कितने हैं? 2, लेकिन हाथ कितना है? 3। तो 2 ऐसे कोण जिनका हाथ 3 हो, या फिर 2 ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। 2 एंगल्स इन विच 1 रे इज कॉमन। क्लियर? 2 angles are said to be adjacent angle if they have one common ray या one common side। हिंदी में क्या बोलेंगे? दो कोणों को आसन्न कोण तब कहेंगे जब दोनों में से कोई किसी एक का कम से कम एक किरण उभयनिष्ठ हो। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें जिस किरण को, बीच वाले किरण को, अगर आप ध्यान से देखें बीच वाले किरण को, वो इसका भी है और इसका भी है, यानी कि ये किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। जब भी आपके पास ऐसा डायग्राम आएगा कि दो कोण आपके पास हैं लेकिन बीच वाला रेखा दोनों के लिए है, इन्हीं दोनों कोण को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये कोण है, ये कोण है, ये भुजा इसमें भी जा रहा है और ये भुजा इसमें भी जा रहा है, यानी कि इस कोण के लिए भी ये भुजा काम कर रहा है, इस कोण के लिए भी ये भुजा काम कर रहा है, यानी ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। और जब भी हमारे पास दो ऐसे कोण हो जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो या एक किरण उभयनिष्ठ हो, ऐसे दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? अगला हम लोग का है रैखिक युग्म, उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। रैखिक युग्म, अब इसी को हम लोग को थोड़ा सा एक स्पेशल केस देखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, PAIR। ठीक है? अब रैखिक युग्म क्या होता है? जैसे देखिए हमारे पास एक है रेखा। अब रेखा क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पिछले लेक्चर में आई होप आप लोग देख चुके होंगे, दोनों तरफ तीर होता है। अब रैखिक युग्म में क्या होगा? एक हमारे पास रेखा होगा, रेखा पर कोई एक किरण खड़ा है, वो खड़ा ऐसे भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, इधर भी कैसे भी खड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, या फिर हमारे पास एक रेखा है, एक किरण ऐसे खड़ा है। तो क्या होगा? जब भी किसी एक रेखा पर कोई एक किरण गिर रहा हो तो कितना कोण बनाएगा? 2 कोण। इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। दोनों मिला के रैखिक युग्म, क्योंकि युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मालूम है सबको? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि जब भी हमारे पास युग्म है तो हमारे पास कितने कोण होंगे? 2 कोण होंगे। दोनों कोण किस तरीके से होंगे? यहाँ पे क्या था कि यहाँ भी जोड़ा कोण बन रहा था, लेकिन ये जो बाहर वाला कोण था वो सीधा नहीं था। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो किरण है वो इस कोण के लिए भी है, इस कोण के लिए भी है, यानी कि ये किरण यहाँ पे तो उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक रैखिक युग्म आसन्न हो सकता है लेकिन हर आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता। क्या ये आसन्न कोण आपको रैखिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या ये रैखिक युग्म आपको आसन्न दिख रहा है? क्लियर है? आसन्न होने के लिए क्या चाहिए? एक बीच का कोण चाहिए, एक बीच का किरण चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रैखिक युग्म होने के लिए जो बाहर वाला कोण है वो सीधा होना चाहिए, लेकिन आसन्न में कोई जरूरी नहीं है ना कि सीधा हो, लेकिन रैखिक में तो जरूरी है कि सीधा होगा। इसका मतलब कि हर एक रैखिक युग्म आसन्न हो सकता है लेकिन हर एक आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में? तो रैखिक युग्म में हम लोग समझ लिए कि किस तरीके से होगा। एक किरण है, उस किरण पे हमारे पास एक रेखा गिरेगा, 2 कोण जो होंगे उन दोनों कोण को क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। उस तरीके से ये भी रैखिक युग्म बनेगा। क्लियर है? अब रैखिक युग्म में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि रैखिक युग्म में दोनों कोण पूरक होते हैं। अब पूरक क्या होते हैं बताइए फटाफट। अभी आपको बताया था, सॉरी पूरक नहीं, संपूरक होते हैं। यार क्या लिखा जा रहा है? संपूरक होते हैं। संपूरक क्या होता है? संपूरक कोण के बारे में भी देखे थे। संपूरक होते हैं यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपके सामने अब आप एक और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, हमारे पास एक रेखा है, आप बोल रहे हैं कि एक किरण गिर रहा हो, हम 2 गिरा दे तो, 3 गिरा दे तो, उस केस में क्या होगा? तो भैया ये बात आप याद रखिएगा, अगर एक रेखा है, एक नहीं अगर 50 किरण भी अगर गिर रहे हों और सब एक ही बिंदु पर गिर रहे हों, ये सब के सब मिला के ही भी रैखिक युग्म ही बनाएंगे, यानी कि इन सब का योग 180 होगा। क्लियर है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक रेखा पर एक ही किरण गिरेगा तो ही रैखिक युग्म बनेगा। अगर एक किरण पे 3 गिर जाए, 2 गिरे, 5 गिरे, कितना भी गिरे, लेकिन हाँ ये कंडीशन है कि नीचे वाला रेखा सॉरी नीचे वाला रेखा सीधा होना चाहिए और ये सारे के सारे किरण एक ही बिंदु पे होने चाहिए। तो ये जितने भी कोण बनाएंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये चारों कोण क्या होंगे?
संपूरक होंगे, यानी चारों का योग 180 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बात बताइए, ये रहा आपके पास एक सीधी रेखा, ये रहा आपके पास इस पर एक गिरा हुआ किरण, ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो ये कोण कितने का होगा बता लेंगे फटाफट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो जब भी बात आएगा रैखिक युग्म का, एक कोण दिया हो, दूसरा पूछ रहा हो, 180 में से घटा दीजिए। फिर सुनिए, जब भी केस आए रैखिक युग्म का, जब भी आपके सामने ऐसा फिगर आए, एक रेखा हो, एक इस पर किरण हो और आपको पता हो कि ये रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म में से अगर आपको एक कोण पता है, दूसरा कोण निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 180 में से घटा देना है। जिस तरीके से हम संपूरक कोण में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अभी हम लोग निकाले थे कि 100 का संपूरक कोण क्या आ रहा था, 80 आ रहा था, कैसे 180 में से घट रहा था। सेम वैसे ही 60 का संपूरक क्या होगा, 180 में से घटा देंगे, क्या आएगा 120, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरीके से आपको रैखिक युग्म का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं इस पर कुछ ये लगाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हटा के और इसको एक यहाँ और एक यहाँ, दो क्वेश्चन में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ। एक फिगर है आपके लिए कुछ ऐसा, ये है 90 डिग्री, ये है 40 डिग्री, आपको ये बताना है। दूसरा कुछ इस तरीके से, यह है आपका 130 डिग्री, आपको ये बताना है। दो क्वेश्चन, बस दो ही, इससे अधिक नहीं। हाँ ध्यान, यहाँ पे क्या करना है, तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, बाकी आप लोग संभाल लीजिएगा। क्लियर? चलिए एक हम लोग का आखिरी बचा हुआ है शीर्षाभिमुख कोण, उसको भी यहीं कहीं समझ लेते हैं। क्या पूरा बोर्ड में साफ करूँ, यहीं पे लिखता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। आखिरी कॉन्सेप्ट है, बहुत कोई भारी कॉन्सेप्ट है नहीं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वहाँ शॉर्टकट में लिखा था, यहाँ पूरा नाम लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब एंगल्स है, इसका मतलब कि एक से अधिक कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, ये रेखा, ये भी रेखा, सब रेखा, इस तरह जब भी हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो कितने कोण बनेंगे, 4 कोण। 1 2 3 4। शीर्षाभिमुख क्या बोलता है, शीर्षाभिमुख, मुख मतलब सामने, मुंह के सामने, यानी इसके सामने ये कोण इसके शीर्षाभिमुख होगा और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख होगा। यानी कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, दो जोड़ा शीर्षाभिमुख बनेगा, ये कोण इसके शीर्षाभिमुख और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख। आई बात समझ में? याद रखना है, शीर्षाभिमुख में शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। और आपको याद आ रहा होगा, जो भी पिछला लेक्चर अटेंड किया था, पिछले लेक्चर में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, बोला था कि फिगर इसको बना लीजिए, और जब ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेंगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो अब पिछले लेक्चर वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा इन सब कॉन्सेप्ट को लगा के। शीर्षाभिमुख का ध्यान देना है, सामने सामने का कोण बराबर होता है। अगर ऐसा कहीं केस बने तो दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, यानी कि अगर एक मालूम हो तो दूसरा पता करना हो तो हम कुछ 180 में से घटा लेंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा। और शीर्षाभिमुख में अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कोण मालूम है 60 डिग्री, ये भी 60 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको कोई क्वेश्चन लेना हो तो आप लोग क्वेश्चन एक नोट कर सकते हैं। मैं कहाँ नोट करूँ, यहाँ पे हटा लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा इसको। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये शीर्षाभिमुख का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक। चलिए कुछ ऐसा एक फिगर है एक्स नुमा, इसमें आपके सामने एक कोण मालूम है 80 डिग्री, आपको ये पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है, तीनों कोण पता करना है, x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए हो गए और 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा का संपूरक में था। जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट होगा आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। और इसके पिछले लेक्चर में जो मैं आप लोग को 2 समांतर रेखा, वो फिगर कुछ इस तरीके से था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो कुछ फिगर कुछ ऐसा था, इसमें एक कोण 60 में ये 60 दिया था और बाकी ये सारे कोण आपको पता करना था। यही कुछ क्वेश्चन था, वो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। कुछ यही कॉन्सेप्ट लगाना है, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख और साथ में एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सारे वो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक हम लोग का कवर हुआ। और इस तरीके से हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है रेखाएं और कोण, 2 लेक्चर लगा है लेकिन कॉन्सेप्ट कवर तो हो गया। रेखाएं और कोण, यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए।